हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 25। सो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग इस मॉड्यूल में। तो पार्ट 24 में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होगे, पार्ट 24 में हमने देखा था 3D बीम्स और फ्रेम्स का जो फॉर्मूला होता है, और हमने एक कैलकुलेशन, एक बड़ा सा फ्रेम लिया था, उसका हमने कैलकुलेट करके डी के निकाला था, आई मीन काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, और हमने फॉर्मूले से भी निकाला था। ठीक है, तो आज हम लोग रिलीज रिएक्शंस का DOF का, जो मैंने बोला था कि वहाँ पे बेसिकली 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, तो वो जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना पेन खो दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं पार्ट नंबर लिख लेता हूँ। तो दिस इज पार्ट 25। तो इसमें हम लोग देखेंगे DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रिलीज्ड रिएक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हिंज, इंटरनल हिंज में 4 DOF होता है, उसका रीज़न मैंने नहीं बताया था। तो आज हम लोग यही सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीज रिएक्शंस हम लोग लेंगे एंड उसमें कितना कितना DOF होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह का अगर हम लोग एक फ्रेम लेते हैं, तो लेट मी चेंज द पेन कलर। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, तो इसका रिलीज रिएक्शन 1 है, यानी इस पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट वो रिलीज कर रहा है। बट मैंने क्या आपको बोला था कि इसका DOF 4 होता है। अब इसका DOF 4 कैसे हो सकता है, अब थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ मैं। यहाँ पे अगर एक इंटरनल हिंज है और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस पर मैं एक लोड लगाता हूँ, इसमें अगर मैं एक लोड लगाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई भी आ रहा है, कुछ एक इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्लोप θ2 एंड θ1 भी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 होंगे, और ये 4 मिनिमम है। ये चीज़ समझो आप, ये 4 मिनिमम है फॉर इंटरनल हिंज। और ये क्या क्या है, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, θ1, θ और साथ में θ2। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे इंटरनल हिंज मिनिमम तो 2 मेंबर चाहिए इंटरनल हिंज लगाने के लिए। अगर मैं 3 मेंबर्स पे भी इंटरनल हिंज लगाता हूँ, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ से ये ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे θ1 बनेगा, यहाँ पे θ2 बनेगा, यहाँ पे θ3 बनेगा। तो जितने मेंबर्स कनेक्टेड होंगे हमारे इंटरनल हिंज के साथ, उतने ही स्लोप्स हमको मिलने वाले हैं, और साथ में 2 डिस्प्लेसमेंट भी मिलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ x और इन द डायरेक्शन ऑफ y, राइट। तो इस पे मैं एक नोट लिखवा देता हूँ आप सबको। इफ n number of members, if n number of members are connected to an internal hinge, then n number of slopes along with 2 displacements will be there। ठीक है, 2 डिस्प्लेसमेंट में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई विल बी देयर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल हिंज वाला बात। ठीक है, इंटरनल हिंज वाला। तो और एक एग्जांपल भी देख लो। चलो, इंटरनल हिंज खत्म करने से पहले और एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे 4 मेंबर्स कनेक्टेड है एक इंटरनल हिंज के साथ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम। आई होप आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आई मीन सॉरी स्लोप होगा, तो स्लोप यहाँ पे ऐसे आएगा, मैं क्लॉकवाइज ही बता रहा हूँ, θ2 θ1 फिर θ2 फिर यहाँ पे θ3 फिर यहाँ पे θ4। तो यहाँ पे DOF कितने होंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। 6 DOF होंगे। क्या क्या? θ1 θ2 θ3 θ4 और डेल्टा x एंड साथ में डेल्टा y। ओके, तो ये हो गया इंटरनल हिंज का पूरा डिस्कशन। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। ओके ठीक है, इट इज़ विद इन आवर लिमिट्स। तो आगे चलते हैं हम लोग। और भी जो हमारे पास रिलीज रिएक्शंस होते हैं, जैसे नंबर 2 अगर मैं बोलूँ, विल बी रिलीजिंग व्हाट, विल बी रिलीजिंग द एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, आई होप आप सबको याद होगा, हम लोग यूज़ करते थे हॉराइजेंटल गाइडेड रोलर। ठीक है, तो ये कहीं पे एक्सटेंड हो रहा है, ये एक हॉराइजेंटल गाइडेड रोलर मैंने यहाँ पे बना दिया, ये और कहीं पे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये रोलर्स बन चुके हैं। अब ये यहाँ पे अगर मैं DOF कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे DOF कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर मैं लेफ्ट साइड वाले मेंबर को खींचता हूँ तो वो चला जाएगा अपना, ठीक है, और राइट साइड वाले मेंबर को खींचता हूँ तो वो अपना चला जाएगा। मतलब ये बेसिकली एक फ्रेम में है। हाँ, ये एक फ्रेम में है। ऑब्वियसली ऐसे स्ट्रक्चर तो होगा नहीं ना, एक फ्रेम में ही होगा स्ट्रक्चर। तो ये एक फ्रेम में है, ऐसा, एंड देन ऐसा है, फिर ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके का एक फ्रेम है। तो अगर मैं इस फ्रेम को इधर से पार्ट करूं तो लेफ्ट साइड अलग हो सकता है, लेफ्ट साइड का अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट साइड का अलग डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो दिस विल बी टर्म्ड एज डेल्टा x1 डेल्टा x2। और क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा जॉइंट एज ए होल, ये जो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है, ये नीचे नीचे या ऊपर खिसक सकता है। बेसिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या ये पूरा का पूरा रोटेट भी हो सकता है, तो थीटा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहे हैं 4 DOF। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्टिकली गाइडेड रोलर पे चलते हैं। वर्टिकली गाइडेड रोलर पे ओके, तो ये ऐसा हो गया। अब ये ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है जिस तरह से ये गाइडेड रोलर है। एग्जैक्टली मतलब आप मान लो कि जो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है उसको अगर मैं वर्टिकली प्लेस कर दूं तो ये चीज ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये होगा डेल्टा y1। ठीक है, इधर अगर मैं मार्क करूं तो ये होगा डेल्टा y2। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली खिसक सकता है इधर, तो डेल्टा x, ना कि x1 x2, और ये पूरा का पूरा घूम भी सकता है। ठीक है, तो थीटा z। तो यहाँ पे भी हमको DOF कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमको DOF 4 मिल रहा है। ओके, और एक देख लेते हैं आखिरी वाला। ठीक है, और एक देख लेते हैं आखिरी वाला, नंबर 5 है ना, नंबर 5। इफ आई वांट टू रिलीज बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट अगर मैं रिलीज करना चाहूं तो आई होप आप सबको याद होगा कि हम लोग किस तरह का सेटअप यूज करते थे। इस तरह का रोलर रहता था। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके, तो एक रोलर सपोर्ट यहाँ पे हम लोग बिठाते थे। ठीक है, यहाँ पे हिंज होता था और ये आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे होगा कि ये डेल्टा x1, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेशन मतलब रोटेशन को ये रिलीज कर देता है, बेंडिंग मोमेंट को रिलीज कर देता है, तो इसका अलग रोटेशन होगा z1, इसका अलग रोटेशन होगा z2। ठीक है, थीटा z2, इसका अलग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसमें सिर्फ एज ए होल ये ऊपर या नीचे जा सकता है। ठीक है, एज ए होल या ऊपर या नीचे जा सकता है, क्योंकि इस पे एक ही रिएक्शन लगता है, वो है RY। तो यहाँ पे अगर मैं DOF देखूं,
यहाँ पे अगर मैं DOF देखूँ तो हॉराइजेंटल में 2, मैंने यहाँ पे इसको 1 ही लिख दिया था ना, 2, हॉराइजेंटल में 2, डेल्टा x, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, तो क्योंकि 2 अलग अलग मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 2 अलग अलग मेंबर्स हैं, ये ऐसे हिंज से जुड़े हुए हैं, है ना, ये हिंज से जुड़े हुए हैं, तो ये अपना ऐसे जा सकता है, ये अपना ऐसे जा सकता है, ये अपना अलग से रोटेट होगा, ये अपना अलग से रोटेट होगा, बट इस पॉइंट पे ये अलग ऊपर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये इससे ये अलग नहीं हो सकता, ये एज ए होल जॉइंट के हिसाब से ऊपर या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे DOF जो निकल के आ रहा है, DOF 5 निकल के आ रहा है, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द स्ट्रक्चर इज 5, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सेशन नंबर, बेसिकली पार्ट नंबर 26 पे, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। अभी तो आज के सेशन में मैंने कुछ खास क्वेश्चंस नहीं करवाए, डिस्कशन नहीं करवाए। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहा हो, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। कमेंट में अगर आप अच्छी चीज़ें ना लिख सको तो कोई इशू नहीं है, बुरी चीज़ें ज़रूर लिखो सो दैट मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, ठीक है। साइनिंग ऑफ।